हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि स्वप्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, कई बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है और आपसे पूछता है कि स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण गुणांक क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र भी लिखिए। इसलिए इस टॉपिक को मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं ताकि आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में हम केवल यही पढ़ने वाले हैं कि स्वप्रेरण क्या होता है, जिसे हम स्वप्रेरण तत्व भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है नहीं, तो आज इस वीडियो में हम केवल यही पढ़ने वाले हैं, स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण गुणांक क्या है, इसकी मात्रा और विमा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो और जाकर के क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वप्रेरण एवं हम कह सकते हैं इसको, या हम कह सकते हैं स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्शन। क्या कह सकते हैं? सेल्फ इंडक्शन, इसे इंग्लिश में कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन होता क्या स्टूडेंट? सेल्फ मतलब होता है स्वतः, इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरण होना, स्वतः ही प्रेरित हो जाना। जैसे भगवान गौतम बुद्ध स्वतः ही प्रेरित हुए थे, सेल्फ उनको ज्ञान था, सेल्फ ज्ञान हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो वो स्व प्रेरित थे, यानी स्व प्रेरक तो यानी कह सकते हैं ऐसे ही लोग क्या होते हैं, स्व प्रेरित होते हैं, यानी कि स्वतः ही प्रेरित हो जाते हैं। तो यानी कि ऐसे ही क्या होता है, फिजिक्स में भी बताया गया है कि स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का मतलब होता है कि कोई भी कुंडली स्वतः ही प्रेरित हो जाए, उसमें अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वो खुद ही प्रेरित हो जाए, तो उसे कहते हैं स्वप्रेरण। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि चार्जर को पहले जो 50 रुपये वाला चार्ज आता था, जिससे बैटरी चार्ज करते हैं, तो उस चार्ज को जब उसमें लगाते हैं, किसी बोर्ड में स्विच में लगाते हैं, तो लाइट जाने के बाद भी क्या होता है उस चार्जर के अंदर लाल बत्ती भी जलती रहती है, थोड़ी देर तक जलती है। कोई भी सही एलईडी वगैरह जो होती है, आप देखना कि वो एलईडी थोड़ी देर तक जलती है। ठीक है नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है वो क्या करता है, थोड़ी देर तक जलता है। वो ऐसा क्यों होता है कि इसका रीजन यही है कि वो स्वप्रेरण के कारण, यानी कि उसके अंदर स्वप्रेरण हुआ है, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन स्वतः ही हुआ है कुंडली के अंदर, जिससे एक एक और धारा ने जन्म ले लिया। उसे कहते हैं हम स्वप्रेरण। क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं, जिसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है तुम्हारा स्वप्रेरण का एक एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है स्टूडेंट, एलईडी बल्ब हो गया, चार्जर हो गया, उसमें एक लाइट जो होती है वो जलती रहती है थोड़ी देर तक। ये टीवी होती है, टीवी को बंद करते हैं, फिर भी थोड़ी सी उसमें नीचे जो लाइट होती है उसकी थोड़ी देर तक जलती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद बंद होती है, तुम टीवी को बंद कर दोगे उसके बाद। ठीक है नहीं, तो उसी में क्या है, एक ये घटना क्या है, स्वप्रेरण की घटना है, स्वप्रेरकत्व की घटना होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं सबसे पहले इसको एक चित्र से क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ इसको थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे, किस प्रकार से थ्योरी लिखनी है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, इस डायग्राम से आपको कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है कि एक कुंडली को एक बैटरी से जोड़ दिया। मैंने यहाँ मान लिया कि जैसे 5 एम्पीयर की बैटरी है, ये 5 एम्पीयर की धारा देगी। ठीक है, ये कुंडली को कितनी धारा देगी? 5 एम्पीयर की। तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, अपने घरों में देखा होगा, जैसे चटनी दबाते हैं तो बल्ब जल जाता है। क्या यह क्रिया एकदम हो जाती है? देखो, ये क्रिया इतनी जल्दी हो जाती है जो कि हमें दिखाई भी नहीं देती है, परंतु इसमें कुछ समय लगता है, कुछ मिली सेकेंड का समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, और वो क्रिया बहुत तेजी से होती है। तो इसमें देखो क्या हुआ होगा, 5 एम्पीयर की धारा एकदम 5 एम्पीयर तो नहीं मिला होगा, किसी बल्ब को 5 एम्पीयर तो नहीं मिलती, डायरेक्ट 5 एम्पीयर नहीं मिल सकता। पहले वो 0 हुआ होगा, पहले 0 थी, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तब 5 हुआ वो होगा ना। पहले 0 एम्पीयर, फिर 1 एम्पीयर, फिर 2 एम्पीयर धारा हुई होगी, 3 हुई होगी, 4 हुई होगी, 5 होगी, तभी तो काउंटिंग बड़ी होगी कि एकदम 5 पे जाके गिरा होगा। नहीं, तो चटकनी दबाते हैं तो उसके बाद धीरे-धीरे परिवर्तन होता है। तो वो क्रिया इतनी तेजी से हो जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। पर ऐसा ही इस कुंडली के साथ हो रहा है। इसमें जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, ये कुंडली है। ठीक है, स्प्रिंग की टाइप की ये कुंडली है, और इसमें हमने एक 5 एम्पीयर की बैटरी से इसको जब लगाया, तो हमने क्या देखा, तो पहले 0 हुआ होगा, फिर 1 हुआ होगा, फिर 2 एम्पीयर, फिर 3 एम्पीयर, फिर 4 एम्पीयर। तो इस कुंडली को पहले 0 एम्पीयर, फिर 1 एम्पीयर, फिर 2 एम्पीयर। तो जैसे-जैसे धारा में परिवर्तन किया, तो इसमें क्या हुआ कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा। आपने तो ये पढ़ ही लिया है कि जब एक चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। कुंडली में तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जैसे 1 एम्पीयर धारा जाएगी तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, 2 एम्पीयर जाएगी तो उसके कारण ज़्यादा होगा, 3 एम्पीयर जाएगी तो ज़्यादा होगा, 4 एम्पीयर जाएगी तो और ज़्यादा होगा, 5 एम्पीयर जाएगी तो उसमें जाओ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी ज़्यादा होगा। तो कुंडली से क्या होगा, बल रेखाएँ गुजरेंगी। तो जैसे-जैसे धारा का मान बढ़ेगा, वैसे-वैसे क्या होगा, कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी।
तो बल रेखाएँ बढ़ेंगी तो इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन भी बढ़ता जाएगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या होगा, कुंडली में एक और धारा जन्म ले लेगी, जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं उसको हम? प्रेरित धारा। इसने कैसे जन्म लिया? हमने 0 एम्पीयर धारा दी तब इसमें कोई बल रेखा नहीं थी। 1 एम्पीयर गया तो इसमें 1 एम्पीयर धारा जाने से इस कुंडली में 1 एम्पीयर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। फिर 2 एम्पीयर हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो इसके कारण इसमें बल रेखाएँ भी बढ़ती गईं। तो बल रेखाएँ बढ़ी तो फ्लक्स में परिवर्तन भी बढ़ता गया। तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, ठीक है नहीं? इस कुंडली से कितना फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा, तो कितने फेरे हैं वो तो कुंडली पर डिपेंड करता है, परंतु इससे कितनी बल रेखाएँ इसमें से गुजर रही हैं, वो होता है फ्लक्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर जब होगा और 5 एम्पीयर पे पहुँचेगा, 0 से 5 पहुँचेगा, तो उससे पहले तो इसमें परिवर्तन हुआ होगा फ्लक्स में, ठीक है नहीं? और जब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा तो उससे क्या हुआ होगा कि फ्लक्स में परिवर्तन से ही एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, उससे ही एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसी उसी को कहते हैं प्रेरित धारा। इसकी जो दिशा होती है वो मूल धारा के विपरीत होती है। मूल धारा तो ऐसे जा रही है तो इसके विपरीत होगी, क्योंकि लेंज का नियम कहता है कि जिससे धारा उत्पन्न होती है उसी का अवरोध करती है। तो इससे जो उत्पन्न हुई है उसी का अवरोध करेगी। परंतु आप कहेंगे कि ये क्या हर वक़्त रहता है? नहीं। जब तक 5 एम्पीयर होगा, 5 एम्पीयर हो जाएगा उसके बाद बल रेखाएँ फिक्स हो जाएँगी, प्रेरित धारा जो है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है नहीं? प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक 0 से 5 तक पहुँचेगी तब तक तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन हुआ ना, तो उसमें प्रेरित धारा थी। तो इस कारण से क्या होगा कि जैसे ही 5 पे पहुँच जाएगी, तो उसमें फ्लक्स रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये होता है स्वप्रेरण। स्वतः ही कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, ठीक है नहीं? और उसी को कहते हैं स्वप्रेरण की घटना, स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट? और यदि मैं इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो? अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूँगा, तो इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, तो पहले जो 5 एम्पीयर थी, वो 5 एम्पीयर डायरेक्ट 0 तो होगी नहीं। क्या होगी? पहले 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी, तो इससे आगे इसमें बल रेखाएँ घटती जाएँगी, घटती जाएँगी, घटती जाएँगी। चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो बल रेखाएँ भी घटेगी, बल रेखाएँ घटेंगी तो फ्लक्स में परिवर्तन भी घटता जाएगा, कम होता जाएगा, जिससे प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी। तो मूल धारा की दिशा में हो जाएगी, फिर प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी? मूल धारा में, क्योंकि धारा तो विपरीत आ रही है ना लौट के, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये प्रेरित धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी। ठीक है ना? तो जब कुंडली को ऑफ कर देंगे, ये कुंजी है ना, यहाँ से ये कुंजी को ऑफ कर देंगे, उस कंडीशन में इसमें कोई धारा नहीं जाएगी, उससे फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। और जैसे ही 5 पे आएगा तो फ्लक्स में परिवर्तन रुक जाएगा, जिससे कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती है। और जब तक 5 से 0 होगी तब तक तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है? तो ये होता है। तो चलिए मैं इसकी एक बार थ्योरी भी आपको बता देता हूँ। जब किसी कुंडली में परिवर्ती का मतलब समझते हो? बदलती हुई धारा। परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि बदलती का मतलब है, जैसे मान लो मैंने अभी बताया था 0 से 5 एम्पीयर होने में टाइम लगा उसको, तो वो परिवर्ती धारा ही तो है। तो परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया था। जब धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, धारा के मान में क्या करते हैं? बदलाव करते हैं, तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक और धारा प्रेरित होती है। एक और धारा यानी कि दूसरी धारा, जिसकी दिशा मूल धारा के विपरीत होती है। तो इस प्रकार की घटना को स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। तो ये होता है स्वप्रेरण। एक बार इसकी परिभाषा आप खुद देख लेना कि क्या है। ठीक है? चलिए अब इसके आगे चलते हैं। स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 कुंडली बनाई हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसमें आपको धारा विपरीत ली है मैंने, बस और कुछ नहीं लिया है। ये दोनों चित्र आपको बनाने हैं। इसमें आपने क्या किया है हमने कि इसमें एक प्लस को लिया है, तो इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है। तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से आएगी। फ्लक्स बल रेखाएँ इसमें जब गुजरेंगी तो उससे प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगी। ठीक है नहीं? आप देख सकते हैं कि जहाँ धारा इस प्रकार से जा रही है, तो यहाँ पर एक कुंजी है ये K, और यहाँ पे भी ये कुंजी है। ठीक है नहीं? तो धारा की दिशा इस प्रकार से है, मूल धारा की दिशा इस प्रकार से है, तो प्रेरित धारा की दिशा इसके विपरीत होगी। ऐसे अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी धारा की दिशा इस प्रकार से है, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होगी। ठीक है? ये दोनों चित्र मैंने आपको बनाए, आपने आपको भी बोर्ड में बनाने हैं। क्या करते हैं, जब इस कुंडली का स्विच को ऑफ करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि इसकी धारा धीरे-धीरे क्या होगी? कम होगी, 0 होगी। तब जब 0 होगी तो उस कंडीशन में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो मूल धारा की दिशा में ही उत्पन्न होगी। धारा जो उत्पन्न होगी वो मूल धारा की दिशा में क्या होगी? उत्पन्न होगी। ठीक है स्टूडेंट? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि कुंडली के स्विच को ऑफ कर दिया जाता है जाए, तब प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा की दिशा में होती है। ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्विच को ऑफ कर दिया गया है, तो धारा इसमें पहले ऐसे बह रही थी, तो ऐसे धारा बह रही थी, अब इसको शून्य हो रही धारा, तो धारा की दिशा इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मूल धारा पहले ऐसे थी, तो उसी की डायरेक्शन में इसकी प्रेरित धारा हो जाएगी। फ्लक्स में परिवर्तन होगा ना इस कारण से। तो ये क्या था तुम्हारा यहाँ पर कि एक स्वप्रेरण था कि स्वप्रेरण क्या होता है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है।
तो जैसा कि आपने देखा कि जैसे-जैसे इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन यानी धारा में परिवर्तन करेंगे, तो फ्लक्स में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स जो होता है, वो धारा के समानुपाती होता है। धारा जैसे-जैसे बदलेंगे, वैसे-वैसे फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। ठीक है नहीं? फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब ये है कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है इसमें, तो वो धारा के समानुपाती है। धारा बढ़ेगी, तो परिवर्तन भी बढ़ेगा चुंबकीय फ्लक्स में, धारा घटेगी, तो फ्लक्स में परिवर्तन भी घट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? स्टूडेंट अब हम जानते हैं कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, वो कुंडली में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यानी कि फ्लक्स जो होगा, कुंडली में जो फ्लक्स होगा, वो धारा के समानुपाती होता है। तो फ्लक्स जो होता है फाई, चुंबकीय फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है नहीं? अब यहाँ से क्या होता है, जैसे हम धारा को बढ़ाएँगे तो फ्लक्स में परिवर्तन भी बढ़ जाएगा। फ्लक्स में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है नहीं? धारा कम करेंगे तो फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो जैसे ही अब देखो क्या होगा कि जैसे मैं इस प्रोपोर्शनल साइन हटाऊँगा यहाँ से, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक नियतांक। तो यहाँ पर स्वपेड़ को हम नियतांक लेते हैं तो वो होता है एल। क्या आता है? एल आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइव भी बराबर हो जाएगा एल आई, क्योंकि एल जो होता है वो स्वपेड़ गुणांक होता है। क्या होता है? स्वपेड़ गुणांक होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है स्टूडेंट? स्वपेड़ कुंडली का स्वपेड़ गुणांक होता है। ठीक है स्टूडेंट? ये तुम्हारा यहाँ पर होता है एल आई। ठीक है? तो यहाँ पर एल क्या है? स्वपेड़ गुणांक, तो यहाँ पर एल आई हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ से अगर मैं मान लूँ कि कुंडली में फेरों की संख्या एन है, एन फेरों की संख्या होगी कुंडली में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एन फेरों की संख्या होगी, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम एन से गुणा कर देंगे, इसमें एन से गुणा हो जाएगा, तो एन फाइव ई बराबर हो जाएगा एल आई। ठीक है नहीं? यहाँ से अगर एल निकालेंगे तो एन फाइव बटे आई हो जाएगा। तो ये स्वपेड़ इस प्रकार से निकल के आएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट? तो इस प्रकार से स्वपेड़ गुणांक जो है यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ से भी हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं स्वपेड़ गुणांक की। चलिए मैं आपको एक इसका और बताता हूँ स्वप्रेरित गुणांक होता क्या है उससे संबंधित। देखो यहाँ पर एक एम्पीयर की धारा अगर हम प्रवाहित करते हैं, किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस कुंडली में फ्लक्स में होने वाला कुल परिवर्तन उस कुंडली में फेरों की संख्या के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये भी क्या हो सकती है? स्वप्रेरित गुणांक की परिभाषा हो सकती है। चलिए मैं आपको एक सिंपल परिभाषा इसकी और बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से स्वप्रेरित गुणांक की परिभाषा लिखते हैं। तो ये स्वप्रेरित का फॉर्मूला होता है एन फाइव बी बटे आई। ठीक है स्टूडेंट? तो अब चलते हैं स्वप्रेरित गुणांक को समझते हैं। स्टूडेंट, स्वप्रेरित गुणांक क्या होता है? जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, प्रति सेकंड की दर से 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरित गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वप्रेरित गुणांक। जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरित गुणांक कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम इसको थोड़ा-सा कैलकुलेशन से समझते हैं, उसके बाद जो फ़ॉर्मूला आएगा, उस फ़ॉर्मूले से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इतना तो जानते हैं स्टूडेंट कि जो कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है, ठीक है नहीं? तो यहाँ से जैसे इसको प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ से 5 बराबर आ जाएगा एल आई। एल क्या होता है? स्वपेट गुणांक होता है। यदि कुंडली में एन फेरे होंगे स्टूडेंट, तो एन 5 बराबर हो जाएगा एल आई। यही तो हो जाएगा, एन फेरे हों कुंडली में तो, ठीक है? तो एन फेरे होंगे तो एन फाइव ई बराबर हो जाएगा एल आई हो जाएगा। इतना एन से गुणा कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। अब हम जानते हैं कि फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम से इसको करेंगे। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि ई बराबर जो होता है वो डेल्टा फाइव वी बटे डेल्टा टी होता है। यही तो होता है। और एन फेरों के लिए अगर करते हैं तो वो हो जाता है ई बराबर एन डी फाइव वी बटे डी टी, या हम डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है नहीं? तो वही यहाँ पर हम करेंगे फैराडे के नियम से। फैराडे के नियम से ई प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा फाइव वी बटे डेल्टा टी होता है। प्रोपोर्शनल हम इसको इस प्रकार से भी देखो होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि डी फाइव बटे डी टी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। सूक्ष्म ये भी होता है, सूक्ष्म ये भी होता है, छोटे से समय के लिए होता है। ठीक है स्टूडेंट? अब एन फेरे हैं तो एन फेरे के लिए हम क्या करेंगे? एन डी फाइव वी बटे डी टी, या माइनस तो लेंज के नियम से लगाओ या मत लगाओ। तो एन फाइव, तो एन डी फाइव वी बटे डी टी। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर जो ई बराबर, ई क्या है? विद्युत वाहक बल होता है। ई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का एन डी फाइव बी बटे डी टी। ठीक है? तो एन इसमें फेरों की संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट? तो इतना हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया कि फ्लक्स जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो एल आई आ जाएगा। एल स्वप्रेरित गुणांक होता है। स्वप्रेरित कुंडली की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्वप्रेरित कुंडली में कितने फेरे हैं उनको हम एन मान लेंगे, तो एन फाइव बी बराबर एल आई हो जाएगा। ठीक है? इसको याद रखना है। फैराडे का नियम क्या कहता है? फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि ई प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा फाइव बी बटे डेल्टा टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाइव बटे डी टी प्रोपोर्शनल करके। ठीक है नहीं? प्रोपोर्शनल हटेगा के आ जाएगा, के का मान वन होता है।
तो ई बराबर हो जाएगा माइनस का एन डी फाइव वी बटे डी टी। एन क्या है? फेरों की संख्या है। अब इसको आगे किस प्रकार से करना है? एन को इधर लेके आना है यहाँ पर, तो हो जाएगा ये डी एन फाइव बी बटे डी टी हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर जब इसको इधर लेके आएंगे तो एन फाइव वी बटे डी टी हो जाएगा। अब एन फाइव वी दिया गया है, मैंने पीछे लिख दिया था इसलिए मैं दोबारा से इसको लिखा है कि एन फाइव बी होता है एल आई। तो इसको उठा के यहाँ रख दो। जब इसको उठा के यहाँ पर रख दिया जाएगा तो हो जाएगा ई बराबर माइनस के डी एल आई बटे डी टी। एल को इधर ले आओ तो ये डी आई हो जाएगा, इधर आकर के हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी आई, देखो इस प्रकार से हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, मैंने शॉर्ट कर दिया है थोड़ा सा। तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस के एल डी आई बटे डी टी, इतना हो जाएगा। अगर मुझे एल चाहिए तो एल क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शन है पूरा इसके बट्टी में आ जाएगा, एल निकालना होगा तो मुझे, ठीक है नहीं? तो वही मैंने यहाँ पे किया है। तो ये निकल के आया है यहाँ पर आपका एल बराबर माइनस के ई बटे डी आई बटे डी टी, ये निकल के आया है। तो ये फॉर्मूला स्वेप पीरियड गुणांक का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, यही रियल फॉर्मूला है, इसको ही आपको याद रखना है, ठीक है नहीं? तो स्वेप पीरियड गुणांक की परिभाषा आप कहाँ से कैसे बनाएंगे? तो इसी से बनती है। कैसे बनती है कि यहाँ पर दे रहा है देखो डी आई बटे डी टी, इसका मतलब ये है कि 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से, 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से किसी कुंडली में प्रवाहित की जाती है। तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागफल स्वप्रेरित गुणांक कहलाता है। जो प्रेरित विद्युत भागफल होगा वही स्वप्रेरित गुणांक होगा, ठीक है नहीं? 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है किसी कुंडली में, तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागफल जो होगा वो स्वप्रेरित गुणांक के बराबर होगा या स्वप्रेरित गुणांक ही होगा, ठीक है? यही मैंने उसमें लिखा था, ठीक है स्टूडेंट? आप यहाँ से बना सकते हैं कि 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से किसी कुंडली में प्रवाहित होती है, तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागफल प्रेरित धारा के प्रेरण स्वप्रेरण के बराबर होता है, यानी कि स्वप्रेरण कहलाता है, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है नहीं? तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डी आई बटे डी टी 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से हो, कितना हो? 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, तब होता है आपका ये स्वप पीरियड गुणांक के बराबर प्रेरित विद्युत भागफल। यहाँ पे जब रखोगे 1 रखोगे तो 1 का मतलब 1, तो इसका ई किसके बराबर होगा? एल के बराबर। तो उस वक्त जो प्रेरित विद्युत भागफल होगा वो स्वप पीरियड गुणांक के बराबर होगा। तो यही होती है इसकी परिभाषा, ठीक है नहीं? कि 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से किसी कुंडली में प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरित गुणांक कहलाता है। चलिए मैं आपको इसको एक परिभाषा को दिखा देता हूँ, और जो कैलकुलेशन मैंने किया है इसी प्रकार से आपको करना है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसकी थ्योरी और इसकी परिभाषा क्या होती है, तब इसकी मात्रक और विमा के बारे में देख लेंगे। चलिए स्टूडेंट, जब किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागफल स्वप्रेरित गुणांक कहलाता है। फॉर्मूला क्या निकाला था मैंने? ई बराबर माइनस के एल बराबर ई बटे डी आई बटे डी टी, यही तो निकाला था। तो 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से जब प्रवाहित की जाती है किसी कुंडली में, तो 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागफल स्वप्रेरित गुणांक कहलाता है। यही तो इसकी परिभाषा होती है। चलिए अब इसके मात्रक और विमा के बारे में और देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसका मात्रक देखते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी, ठीक है नहीं? इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है स्टूडेंट, ठीक है? ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। चलिए और इसके अन्य मात्रक की बात करते हैं। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एल बराबर ई बट्टे डी आई बट्टे डी टी, माइनस लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि मात्रक में माइनस से तो कोई रिलेटेड नहीं होता इसका। तो ई बट्टे का हो जाएगा डी आई बट्टे डी टी। ई क्या है? वोल्ट, यानी कि विद्युत वाहक बल को वोल्ट होता है इसका मात्रक, और धारा का मात्रक एम्पियर, टी का मान तो समय का मात्रक सेकंड होता है। तो वोल्ट बट्टे क्या हो जाएगा? एम्पियर बट्टे सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा तो वोल्ट इंटू सेकंड बट्टे एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट? अब यहाँ पर हम देखो ऐसे लिख सकते हैं कि वोल्ट क्या है? विभव का मात्रक। विभव क्या होता है? डब्ल्यू बट्टे क्यू, यही तो होता है स्टूडेंट, डब्ल्यू बट्टे क्यू होता है। अब डब्ल्यू बट्टे जब क्यू होता है तो डब्ल्यू क्या होता है? जूल, और क्यू यानी कूलम। तो हम वोल्ट को लिख सकते हैं जूल बट्टे कूलम, और इंटू सेकंड, सेकंड ये वाला ऊपर चला गया ना यहाँ से, तो सेकंड बट्टे में एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट? अब हम एम्पियर क्या होता है? एम्पियर धारा, धारा वाला होता है क्यू अपॉन टी, तो कूलम बट्टे सेकंड। तो हम इसको भी तोड़ सकते हैं। देखो इनमें से ऐसे भी मात्रक दे सकता है आपका, ठीक है नहीं? ऐसे भी दे सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पूछ सकता है घुमा के। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो जूल इंटू सेकंड ये हो जाएगा, बट्टे में कूलम बट्टे कूलम इंटू एम्पियर हो जाएगा। आपने देखो यहाँ पर एम्पियर जो था, एम्पियर एम्पियर को तोड़ दिया कूलम इंटू सेकंड में। तो कूलम इंटू सेकंड में जब इसको तोड़ा गया, यहाँ पर देखो ये कूलम है, सॉरी यहाँ पर जूल है, जूल बट्टे कूलम, कूलम नीचे आ गया, सेकंड ऊपर आ गया, इस प्रकार से हो गया। अभी तो ऐसा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कूलम को भी तोड़ देंगे। कूलम क्या होता है? कूलम होता है क्यू बराबर क्या होता है? क्यू बराबर होता है आई टी। तो एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड, और सेकंड तो सेकंड कट जाएगा, ठीक है नहीं? तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जूल इंटू सेकंड बटे कूलम इंटू एम्पियर। तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा, क्योंकि क्यू बराबर होता है आई टी, और आई यानी कि धारा एम्पियर, और टी यानी कि समय सेकंड।
तो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर, सेकंड तो सेकंड कट गया तो एम्पियर स्क्वायर होगा, जूल बटे एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मात्र हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी मात्र हो सकता है, इनमें से कोई भी रख सकता है आपको घुमाने के लिए, आपको पता होना चाहिए, लिखना आता तो अच्छी बात है। ठीक है नहीं, तो अब चलते हैं इसकी विमा देखते हैं। विमा देखेंगे तो यहाँ से देख लो, जूल, जूल यानी कार्य की विमा, कार्य होता है ये, क्या होता है कार्य, ये ए होता है एम्पियर, इसकी विमा तो ए होती है, तो ए उसकी हो जाएगी इसकी विमा इस प्रकार से। ठीक है नहीं, कार्य की विमा क्या होती है, एम एल उसकी टी इनवर्स टू होती है, इनवर्स टू। ठीक है नहीं, माइनस का होता है, बस इसके बट्टे में ये रख लेना है, ये वाले इसके बट्टे में ये वाला, तो अब क्या हो जाएगी इसकी विमा निकल आएगी। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ, इसकी विमा क्या होगी, एम एल उसकी टी इनवर्स टू बटे में ए का उसके ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एम एल उसकी टी इनवर्स टू और ए इनवर्स टू, इस प्रकार से इसकी विमा हो जाएगी, आपको याद रखना है केवल। ठीक है, इस प्रकार से। अब स्टूडेंट एक नंबर में पूछ लेता है कि एक हेनरी क्या होता है, एक हेनरी की परिभाषा लिखिए। चलिए स्टूडेंट, एक हेनरी क्या होता है, देखो हेनरी एक स्वप्रेरक गुणांक का मात्रक होता है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एल बराबर ई बटे डी आई बटे डी टी, 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वही स्वप्रेरक गुणांक कहलाता है। परंतु यहाँ पर एक हेनरी की बात कर रहा है, तो एक हेनरी क्या होगा, एक हेनरी, तो एक एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तब उसे कहते हैं एक हेनरी। क्या कहते हैं, एक हेनरी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर धारा प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित की जाती है, तब उत्पन्न विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, तो इसे ही एक हेनरी कहते हैं। कैसे, अगर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड यहाँ रखेंगे और 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगा, 1 से 1 भाग लाएंगे तो 1 ही तो आएगा, तो एक सेपरेट निकल आएगा, सेपरेट गुणांक कितना निकल के आएगा, 1, तो यही हो जाएगा तुम्हारा एक हेनरी। तो एक हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पीयर प्रति सेकंड, तो ये होती है एक हेनरी की परिभाषा। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार करके अवश्य जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।